हमने आपको पिछले हफ्ते में आपको पढ़ाया था पार्ट 6 में, जिसमें ब्रिटिश राज के अधीन भारत पे चर्चा की थी कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासन के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समाप्त होने के बाद 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बाद में जब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने शासन को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के उपरांत महारानी विक्टोरिया को वहाँ की सामग्री या रानी महारानी घोषित कर दिया। तो महारानी विक्टोरिया ने अपने शासन को चलाने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिस घोषणा पत्र के पॉइंट के विषय में हमने आपको बताया था कि इस घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने लिखी कि ये चीज़ें ऐसे की जाएंगी, जिसमें से एक बाकी चीज़ों को मैंने आपको बताया है। एक चीज़ उसी में थी, जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें बिना भेदभाव के क्या होगा, भर्ती करने का वचन दिया। उसने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि जो हम सरकारी नौकरी देंगे उसमें हम बिना किसी भेदभाव के, हम क्या योग्यता के आधार पर हम क्या करेंगे, योग्यता के आधार पर ही हम अभ्यर्थी का चयन करेंगे, हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसी के तहत इन्होंने और बहुत से कार्य किए, जिनको हमने आपको बताया कि जैसे इंडिया काउंसिलिंग एक्ट था 1892 में, और किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाई, उसी के संबंध में या उसी के क्रम में आज हम आपको पढ़ाएंगे सिविल सर्विसेज। ठीक है। और भारतीय लोक सेवा अधिनियम ये हमारा 1861 में पारित हुआ। ये लोक सेवा इसको बोलते हैं, लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। और वर्तमान समय में एक परिप्रेक्ष्य में जो IAS एक पद होता है हमारे यहाँ, क्या होता है, IAS, और एक होता है IPS। क्या होता है, IPS, और एक होता है IFS। ठीक है। तो IAS जो होता है ये हमारे यहाँ DM होता है, जिलाधिकारी होता है, और ये भी इसका चयन संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू होता है। परीक्षा होती है पूरे देश में, वहाँ पर इसके बाद इसका चयन होता है। 3 परीक्षाएं होती हैं। प्रथम परीक्षा जिसको प्रीलिम एग्ज़ाम बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और सेकंड एग्ज़ाम जो होता है जिसको मेन एग्ज़ाम बोलते हैं, और उसके बाद फिर होता है इंटरव्यू जिसको साक्षात्कार बोलते हैं। ये DM बनता है यहाँ पे, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जिलाधिकारी भी कहते हैं, और ये यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता है, जिसको SP बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती हैं, IRA, बहुत सारी कैटेगरीज में आती हैं। जैसे जैसे मेरिट डाउन होती जाती है वैसे वैसे बहुत सारी रैंकें इसमें आती जाती हैं। इसी तरीके से ये परीक्षा जो कराने की बात थी, तो उसी समय पर ये एक्ट आया, इंडियन काउंसिल सर्विसेज एक्ट। ये 1861 में लॉन्च किया गया, और इस के अंतर्गत जो समस्त महत्वपूर्ण पद थे ICS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कौन अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, ICS। क्या नाम था उनका, उस समय ICS था। ठीक है। तो ICS जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, इनका चयन लंदन में कहाँ होता था, लंदन में एक प्रतियोगिता होती थी, एक परीक्षा होती थी। ये परीक्षा ICS की जिसका आयोजन होता था, ICS की परीक्षा का आयोजन कहाँ होता था, लंदन में होता था। परीक्षा का आयोजन लंदन में उस समय हुआ करता था, और वहीं से लंदन में परीक्षा होने के बाद वहाँ से जो अधिकारियों का चयन होता था वो यहाँ भारत में नियुक्त किया, क्या किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे। और ये परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जा सकती थी। उस समय ये व्यवस्था थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, विक्टोरिया रानी थी यहाँ पे शासन चला रही थी। तो जो परीक्षा होती थी उसका माध्यम जो था वो क्या था, अंग्रेजी माध्यम था। क्या था, अंग्रेजी माध्यम से ही ये परीक्षा देनी होती थी, और जो परीक्षा उत्तीर्ण होता था उसे ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, अपने महत्वपूर्ण पदों पर उसको नियुक्ति देती थी। अब वर्तमान समय में हम इस परीक्षा को हिंदी माध्यम से भी दे सकते हैं। अब हिंदी अंग्रेजी माध्यम जरूरी नहीं है, कुछ पेपर्स हैं जिनको हमें इंग्लिश में देना होगा, भाषा का पेपर होता है, जिससे कि हम इंग्लिश में जो शासनादेश हो उनको पढ़ सकें। उतना इंग्लिश का ज्ञान आपको होना चाहिए। बाकी आप हिंदी माध्यम से भी इस परीक्षा को दे सकते हैं वर्तमान समय में। ठीक है। ये सभी लोग परीक्षा देने का अधिकार है। अटैम्प्ट निर्धारित किए गए हैं कि जनरल के लिए इतने अटैम्प्ट हैं, OBC के इतने अटैम्प्ट हैं, और SC के इतने अटैम्प्ट रहेंगे।
और इस परीक्षा में आप तैयारी करिए और तैयारी करके आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। और परीक्षा दे करके अगर आप मेहनत करते हैं तो आप महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भी हो सकते हैं। अब 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की जो आयु थी वो कितनी थी? 23 वर्ष थी। कितनी थी? 23 वर्ष थी। 1853 ईस्वी तक, 1861 में आया और 1853 ईस्वी तक जो इसकी आय, मतलब 1853 ईस्वी तक जो है परीक्षा में बैठने की जो क्या थी? उम्र थी। क्या थी? परीक्षा में बैठने की उम्र जो थी कितनी थी? 23 वर्ष तक थी। कितनी थी? 23 वर्ष तक। ठीक है कि आप 23 वर्ष तक अधिकतम आयु थी। ठीक है कि 23 वर्ष तक इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, जो क्या हुई उसके बाद इसके घटा करके, ठीक है, 21 वर्ष कर दी गई। कितनी की गई? उसके बाद इसको घटा के कितना किया गया? 21 वर्ष किया गया। और 21 वर्ष के बाद फिर क्या हुआ? 1876 में फिर क्या किया इन्होंने? 1876 ईस्वी में इसको घटा करके इन्होंने कितनी कर दिया? 19 वर्ष कर दिया। कितनी कर दिया? 19 वर्ष कर दिया कि 19 वर्ष तक की कर दी गई। 1863 में ये परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारत के पहले भारतीय कौन था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के पहले भारतीय कौन था? ये जो परीक्षा लंदन में हो रही थी जिसको ICS कहते थे, क्या कहते थे? ICS परीक्षा कहते थे। इस परीक्षा का जो आज IAS है ना, वो उस समय क्या हुआ करती थी? ICS हुआ करती थी। ICS हुआ करती थी। भारत के पहले जो भारतीय थे जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी उनका नाम था सत्येंद्रनाथ ठाकुर। 1863 में। कब किया था इन्होंने? 1863 में। भारत के पहले भारतीय है ना सत्येंद्रनाथ, हाँ क्या था? सत्येंद्रनाथ ठाकुर ये थे। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले भारत के पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा आयोजित की जाने वाली ICS परीक्षा जो लंदन में आयोजित होती थी, जिसकी प्रतियोगिता होती थी, उसको उन्होंने उत्तीर्ण किया था। ये बड़े गर्व की बात थी कि भारत के अंदर भी मेधा थी, भारत के अंदर भी प्रतिभा थी, जिन्होंने जा कर के लंदन में ये उत्तीर्ण करके दिखा दिया कि भारत के लोग भी अंग्रेज़ी जानते हैं। क्योंकि परीक्षा का माध्यम जो उस समय हुआ करती थी वो क्या होती थी? अंग्रेज़ी माध्यम से ही परीक्षा होती थी। तो पहले भारतीय थे। और ये कौन थे? ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। क्या थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों को इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया। लेकिन इतना उम्र घटा दी थी इसलिए इसमें क्या था? भारतीयों को इस परीक्षा में सम्मिलित होना मुश्किल हो गया था। ठीक है, आज जो ICS परीक्षा है इसको हम क्या कहते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। ये IAS है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, क्या बोलते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या बोलते हैं? है ना। तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थी। क्या थी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ इसको देखिएगा ऐसे, यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसको हम क्या बोलेंगे? भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलेंगे। इधर लिख देते हैं, यहाँ पे बन नहीं रहा था। भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है। अब ये परीक्षा IAS के माध्यम से होती है। कैसे होती है? IAS के माध्यम से होती थी, जो पहले ICS के माध्यम से हुआ करती थी। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि IAS क्या है? अब तो समझ गए होगा, जो DM तुम्हारे यहाँ बनता है, जिलाधिकारी बनता है, वो कौन सी परीक्षा पास करता है? IAS परीक्षा को पास करता है। SP बनता है, वो कौन सी परीक्षा प्राप्त करता है? IPS को प्राप्त करता है।
ठीक है। एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी होती है, ठीक है। ये परीक्षा जो है IFS कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन परीक्षाओं को प्राप्त करके, उत्तीर्ण करके लोग महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं आज भी। लेकिन उस समय जो उम्र घटा दी गई थी, उस उम्र की घटने वजह से ऐसा था कि भारतीयों को वहाँ पे सम्मिलित होना मुश्किल हो गया। इसी प्रक्रिया के तहत शासन ने क्या किया, प्रशासन ने दूसरे विभागों में जैसे पुलिस, सार्वजनिक चिकित्सा, डाक, तार, इन सब में जो है उच्च वेतन पाने वाले पद पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। कौन हो सकता था? मतलब जो महत्वपूर्ण पद थे, जिन पर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिनके अंदर शासन की कमान होती थी, वो केवल कौन हो सकते थे? ब्रिटिश के ही लोग हो सकते थे। कौन हो सकते थे? ब्रिटिश के ही लोग हो सकते थे। भारतीयों के दबाव में 1918 में क्या किया गया? जब भारतीयों ने दबाव बनाना शुरू किया कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इस व्यवस्था से तो किसी भी भारतीय को महत्वपूर्ण पद के ऊपर नौकरी नहीं मिलेगी, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसके ऊपर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि ये व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है। क्या है? ये व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? इस व्यवस्था में बदलाव लाना है। क्या लाना है? बदलाव लाना है। तो जब उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया तो क्या हुआ? जो 1918 में प्रशासनिक तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ। क्या हुआ? कब शुरू हुआ? 1918 में। ये यहाँ पे देखिएगा, 1918 में जब क्या किया? भारतीयों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो भारतीय जो सेवाएं, प्रशासनिक जो लोक सेवाएं थीं, उनमें क्या किया जाने लगा? भारतीयकरण किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? भारतीयकरण किया जाने लगा कि भाई ठीक है, यहाँ की जनता को संतोष देने के लिए सरकार ने कहा कि हम इस तरीके का कार्य करेंगे। लेकिन इससे क्या हुआ? फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज के अधिकारी ही बने रहे। क्या बने रहे? अंग्रेज के अधिकारी ही बने रहे। इन पदों के ऊपर कौन काम कर रहा था? केवल अंग्रेज के अधिकारी ही थे। इसके बावजूद, इतना प्रयास करने के बाद 1918 का जो भारतीयकरण किया गया, उसके उपरांत भी जो महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक या इस तरीके के अधिकार के पद होते थे, उनके ऊपर ब्रिटिश के ही अधिकारी रहते थे। तो ये हमारा था जो हमने आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, ठीक है। भारतीय लोक सेवा अधिनियम। ये कब आया? 1861 में आया। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये कब आया है, तो आप बता दोगे कि ये 1861 में आया। और आज जो उस समय की ICS परीक्षा थी, वो आज अपने यहाँ की IAS परीक्षा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ठीक है। उसी तरीके से आज भी इसका संचालन होता है। अगली चीज़ें जो हैं जिसमें हम आप बताएंगे, सेना था पुलिस का पुनर्गठन। अब ये तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की व्यवस्था हो गई। अब सेना जो है किस तरीके से और पुलिस का पुनर्गठन किस तरीके से किया जाए, ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा की गई। इसके लिए भी नियम बनाए गए कि किस तरीके से सेनाओं का पुनर्गठन किया जाए। तो ये जो सेना का पुनर्गठन है और जो न्यायिक संगठन है, ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाएंगे, ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार ने उस समय किस प्रकार से सेना और पुलिस के पदों पर भर्ती करने के लिए कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए और किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन किया गया। इस संबंध में जो जानकारी दी जाएगी वो आपको बाद में दी जाएगी। आज सिर्फ आपको ये सिविल सर्विसेज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिविल सर्विसेज क्या है, ठीक है, ये लोक अधिनियम कैसे आया, इसके अंदर क्या क्या खामियां थीं, कौन से भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सबसे जो कठिन परीक्षा थी उस समय की अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसको लंदन में देना होता था, वहाँ जा कर के, और इंग्लिश माध्यम था उसका, अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा होती थी, उन्होंने पास करके अपने देश का नाम रोशन किया, ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार की खामियां थी कि पहले उम्र इतने साल थी, फिर 21 वर्ष की गई, फिर 19 वर्ष की गई, है ना। धीरे धीरे इन्होंने, अंग्रेज़ों ने एक ऐसी चाल बना दी थी कि किसी भी प्रकार से कोई भारतीय महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त न होने पाए। इसका विरोध किया गया और विरोध करने के बाद जो है उसमें कहा गया कि 1918 में इसका भारतीयकरण किया गया, लेकिन इसके उपरांत भी इसमें कुछ खामियां बनी रहीं
और उन खामियों की वजह से जो फिर भी जो ब्रिटिश सेना के नियंत्रण जो था और अधिकार जो था उसमें अंग्रेज पद के अधिकारी ही बने रहे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ सबकी समझ में आ गई? कोई डाउट? आपको इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे सैन्य, उस समय की जो सैन्य और पुलिस व्यवस्था